आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव सर। मित्रों देखिए, आज का जो हम लोगों का डेमो क्लास है वो हम लोग समास प्रकरण पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये डेमो क्लास ये 5वां है मित्रों। तो देखिए, आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे मित्रों? ये कहते हैं समास में हम लोग देखेंगे एज ए पूरी समरी समास का अध्ययन करेंगे। जी मित्रों, जैसे मैंने आपके सामने लाया समास, तो अब प्रश्न ये उठता है समास किसे कहते हैं तथा समास की अपनी क्या परिभाषा होती है। तो देखिए, समास के लिए कहा जाता है मित्रों सम सनम इति समास है। और समास में सम उपसर्ग है और असुक्षेपणे धातु है। कौन सी धातु है? असुक्षेपणे धातु है और घाय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घाय प्रत्यय। और घाय प्रत्यांश शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। समास के लिए कहा जाता है समास कितने होते हैं? तो देखिए, समास के लिए कहा जाएगा मित्रों कि समास कितने होते हैं। तो देखिए, समास वैसे तो मूलतः समास मुख्यतः 4 होते हैं और ये बाबूराम सक्सेना ये भी 4 मानते हैं और सिद्धांत कौमुदी में भट्टू जी दीक्षित भी 4 मानते हैं। लेकिन जब प्रश्न उठता है ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में समास कितने माने गए हैं, तब यह है वहाँ पर समासः पंचधा कहा जाता है। जी मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, ये तो मान लीजिए सिद्धांत कौमुदी और बाबूराम की बात को हाईलाइट करते हैं और ये वरदराजाचार्य अर्थात लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीकार की बातों को हाईलाइट करते हैं। एनसीईआरटी में समास कितने माने गए हैं? ये 6 माने गए हैं। देखिए, ये कहा जाता है 4 कौन कौन से हैं मित्रों? तो ये आतद्वव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतद्वव। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद क्या होता है? कोई न कोई संज्ञा होता है। प्रथम पद अव्यय होता है तथा प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद कोई न कोई संज्ञा होता है। तो उसे क्या कहते हैं? दोनों मिलकर के अव्यय बन जाते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और तत्पुरुष में क्या होता है मित्रों? ये उत्तर पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में क्या होता है? ये 4 शब्द से अन्वित होते हैं और यहाँ पर उभय पद प्रधान होते हैं अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है मित्रों? यहाँ कहते हैं अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, यहाँ अन्य पद प्रधान होता है। जी मित्रों, इसके बाद ये 4 तो यहाँ भी मान लिए जाते हैं अतद्वव। एक और मान लेते हैं, कौन सा है? ये केवल समास। ये हिंदी आज में नहीं होता है मित्रों, केवल संस्कृत में ही ये केवल समास की चर्चा की जाती है। अब वो भी आपके केवल वरदराजाचार्य के मत में, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीकार के मत में। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे ये टेट, सीटेट और सुपर टेट में हमको क्या लगाना है? तो देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक की बातों को हाईलाइट करना है और एनसीईआरटी में कितना बताया गया है? ये 6 बताया गया है मित्रों। ये अतद्वव तो होते ही होते हैं। यहाँ केवल को नहीं हाईलाइट किया जाता है, ये कर्मधारय होता है और आपका ये द्विगु होता है। कर्मधारय और द्विगु, यही 6 बताए गए हैं। 1 2 3 4 5 एवं 6। तो हमें आपको एनसीईआरटी बुक को मानते हुए समास को ये 6 ही बतलाना होता है। जी मित्रों, यदि प्रवक्ता आज देते हैं तो वहाँ पर लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की बातों को हाईलाइट किया जाता है 5। यदि आप टीजीटी की बात करते हैं तब वहाँ पर क्या लगाते हैं? ये मुख्यतः 4 लगाते हैं। जी मित्रों, क्योंकि बाबूराम भी 4 ही मानते हैं, तो हमें आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट में 6 ही लगाना है। अब समास की अपनी जो परिभाषा होती है, ये कहा जाता है मित्रों समसनम। समसनम समास है अर्थात संक्षेप में अभिव्यक्त करने के कारण क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा जो है मित्रों, कहते हैं संक्षेपीकरणम तो समास है। संक्षेपीकरणम तो समास है अर्थात जो संक्षेप में अभिव्यक्त किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कहते हैं जब पदों को संक्षेप में प्रकट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये समास कहते हैं। तीसरी परिभाषा है मित्रों अनेक पदानाम एक पदी भवनम तो समास है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम तो एक पदी भवनम तो समास है। अनेक पदों को एक पदों में प्रकट करना ही क्या कहलाता है? ये समास कहलाता है। जी बता ले जाएंगे, अनेक पदों को एक पदों में अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? समास।
समर्थ पदों का समर्थ पदों के साथ योग होता है तो समास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो मान लीजिए परिभाषा समास की होती है, समर्थ पदों का समर्थ पदों के साथ योग हो, समास में हमेशा क्या होता है, ये समर्थ पद होते हैं। क्या होते हैं? ये समर्थ पद होते हैं। यदि समर्थ पद का समर्थ पद के साथ योग होगा तभी समास होगा। और संधि में क्या होता है? संधि में भी कहते हैं समर्थ शब्दों का अथवा वर्णों का, शब्द अथवा वर्णों का जो है मेल क्या कहलाता है? ये संधि होता है। और ये जो कारक होता है मित्रों, ये कहा जाता है कि समर्थ वाक्यों का जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं? ये कारक कहते हैं। जी मित्रों, और संधि हमेशा दो वर्णों में होती है, समास सदैव दो पदों में होता है, और कारक सदैव दो वाक्यों में देखा जाता है। जी मित्रों, संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है, और समास में क्या होता है? विग्रह होता है। विग्रह समास में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौकिक विग्रह, जो लोक में फेमस होता है उसे लौकिक विग्रह कहते हैं, और जो व्याकरणिक दशा को प्रकट करता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अलौकिक विग्रह किसे कहते हैं, तो आपका जवाब यही होना चाहिए मित्रों कि जो व्याकरणिक दशा को प्रकट करता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं, और जो समाज में प्रसिद्ध होता है उसे लौकिक विग्रह कहते हैं। दो अन्य विग्रह भी होते हैं, एक होता है स्वपद विग्रह और एक होता है आपका अश्वपद विग्रह। जो अपने ही पदों से विग्रहित हो जाता है उसे स्वपद विग्रह कहते हैं, और दूसरा होता है अश्वपद विग्रह। ध्यान दीजिए, अश्वपद विग्रह का मतलब होता है जो अपने पदों से विग्रहित न होते हों, अर्थात किसी दूसरे पद का सहारा लेते हों, तो उसे अश्वपद विग्रह कहते हैं। तो ये तो दो अन्य तरह के विग्रह होते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, हमें आपको दो ही बताना है। मित्रों, अब मीनिंग ये उठती है कि अव्ययीभाव समास की बात करने से पहले हमें आपको केवल समास के बारे में थोड़ी सी जान लेनी चाहिए। केवल का मतलब ही क्या होता है? केवल होता है। इसके लिए कहा जाता है सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता किम केवल समास। ये तो परिभाषा है। कहते हैं सुबंध का सुबंध के साथ, शुभ का शुभ के साथ योग होता है तो ये केवल समास हो जाता है। यहाँ पर परिभाषा देते हैं सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास, अर्थात जिनकी अव्ययी संज्ञा कहते हैं अव्यय तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि आदि संज्ञाएं न संपन्न हो रही हों, वहाँ पर कहते हैं इन संज्ञाओं से जो विमुक्त हो, खुला हो, तो उसे क्या कहते हैं? केवल समास कहते हैं। और इसके लिए देते हैं जैसे भूतपूर्व। ये भूतपूर्व कभी परीक्षा में पूछा गया है, इसका विग्रह पूछा गया था, लौकिक विग्रह। 4 विकल्प बनेंगे। पूर्वम भूत इति भूतपूर्व, पूर्वम रचिता इति रचित पूर्व, न एकधा इति नैकधा, न एकधा इति नैकधा। जब नैकधा अभूतपूर्व में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? केवल समास है। उत्तमर्ण अधमर्ण में भी केवल समास बताया जाता है। इसके बाद तुरंत एक वार्तिक आता है, उस वार्तिक का नाम है इवेन समासो विभक्तस्य अलोपस्य। इवेन समासो विभक्त्य अलोपस्य। ये वार्तिक है मित्रों, और ये वार्तिक कहना क्या चाहता है? ये वार्तिक क्या कहता है कि जब इव शब्द के साथ ये समास बना रहे हो तो विभक्ति का लोप न हो, विभक्ति का लोप न हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं विभक्ति का क्या होता है? लुक होता है, लोप होता है। लेकिन यदि इव शब्द के साथ ये समास बनाया जाएगा तो इस वार्तिक से विभक्ति का लोप नहीं होता, विभक्ति का लुक नहीं होता है। तो इसमें दो शब्द हैं, जैसे उदाहरण देते हैं। ये एक शब्द है आपका जिमुतस्सेव शब्द है, जिमुतस्सेव शब्द है, और दूसरा शब्द है आपका वागर्थाविव, वागर्थाविव। ये दो शब्द बहुत ही सुपरहिट हैं। वागर्थाविव आपके टेट में कभी पूछा गया है, इसलिए इसको आप जानते रहिएगा। इसको ये तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इव शब्द दिखाई देगा,
जीमुतस्य प्लस इव, और यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये वागर्थव प्लस इव। देखिए समास तो यहाँ पर है, केवल समास हो रहा है, लेकिन अगर संधि पूछा जाए तो आप यहाँ पर बता दें इसमें अयास संधि हो रही है और उसमें जो है गुण संधि हो रही है। तो इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, जीमुतस्य हल कर लिया जाएगा और आ को निकाल लेंगे, इधर से आप ई कर लेंगे तो आ और ई मिल करके ए हो जाएगा। इधर से आपका बन जाएगा क्या, जीमुतस्य, और इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, इधर क्या बचा है वह। अब इसको आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यही बनेगा, ये मान लीजिए जीमु त, और यह आधा है इसमें ए जाएगा तो ए बन गया जीमुतस्यव। तो जीमुतस्यव पद में कौन सी संधि है, तो ये आपका यदि संधि पूछा जाएगा तो आपको गुण संधि बतानी होगी, और समास पूछा जाएगा तो इवन समासो विभक्तस्य अलोपस्य इस वार्तिक से केवल समास कहना होगा। इसी तरह वागर्थव इव देख लीजिए, इसमें जब बनाते हैं वागर्थव प्लस इव, यहां भी देखिए अयास संधि हो जाएगी, इसको तोड़िए, वागर्थ अव प्लस इधर से इव। तो ये देखिए एच का है, ये अच का है, तो इस एच के स्थान पे क्या हो जाता है, ये आ हो जाता है। ए होता तो ऐ, ओ होता तो औ, आई होता तो आय, औ है तो आ हो जाता है। इधर से क्या आएगा मित्रों, वागर्थ, औ के स्थान पर आओ, इधर से क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आ जाता है एव। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो वागर अत्था में आया तो ये कंप्लीट हुआ, अव्वा में ई आया तो वी, इधर से हुआ, बन गया वागर्था वेव। वागर्था वेव में समास पूछा जाएगा तो केवल समास, और संधि पूछा जाएगा तो आयास संधि। ये मित्रों ये रघुवंशम का मंगलाचरण है, उसमें ये आया हुआ शब्द है, इसीलिए पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है। कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जी मित्रों इसमें है, ये रघुवंशम का मंगलाचरण था। इसके बाद ले चलते हैं आपको अव्ययी भाव समास की तरफ। अव्ययी भाव समास में देखिए होता क्या है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में ये होता है मित्रों कि प्रथम पद क्या होता है, ये अव्यय होता है, और द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञा होता है, और दोनों पद मिल करके क्या हो जाते हैं, ये अव्यय बन जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, ये अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रथम पद अव्यय हो और द्वितीय पद ये संज्ञा हो, तो दोनों पद मिल करके क्या बन जाते हैं, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास में ये बताया जाता है, दो चार नियम बताया जाता है। जैसे यदि प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद है दूसरा शब्द कह लीजिए, द्वितीय पद का यदि अंतिम वर्ण यदि क्या हो, जैसे मान लीजिए दीर्घ हो तो उसे क्या कर लिया जाता है, ह्रस्व कर लिया जाता है। ये नियमगत बात करते हैं। और कहते हैं यदि ये क्या क्या आवे, यदि द्वितीय शब्द दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व कर लिया जाता है, और कहते हैं ए अथवा ऐ हो तो उसके स्थान पे ई हो जाता है। ये नियम देते हैं, यदि ए अथवा ऐ हो तो उसके स्थान पर ये ह्रस्व ई हो जाए, और ओ अथवा औ हो तो उसके स्थान पर ये क्या हो जाए, ये ह्रस्व ऊ हो जाए। तो ये अपने आप में नियम बताते हैं, और इस नियम के तहत जैसे उदाहरण देखते हैं, हम लोग कहते हैं उप प्लस नदी। तो देखिए द्वितीय शब्द दीर्घ है कि नहीं भाई, इसे ह्रस्व कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये उप नदी बन जाता है। देख रहे हैं। इसी तरह उप प्लस वधु, तो द्वितीय पद देखिए क्या है, दीर्घ है तो इसे क्या कर लेंगे, ह्रस्व हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उप वधु। इसके बाद कहते हैं ए अथवा आई का कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिखता है, किताबों में प्राप्त नहीं होता है जल्दी, तो नहीं प्राप्त होता है, परीक्षा में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ओ अथवा औ का मिलता है, जैसे उप प्लस गो। देखिए द्वितीय पद के अंत में ओ आ रहा है, इसके स्थान पर क्या हो जाए, ऊ हो जाए, तो क्या बन जाएगा, उप गो, गैया के समीप। उप प्लस नौ, उप प्लस नौ। देखिए औ दिख रहा है तो क्या हो जाए, यहाँ पर ह्रस्व हो जाए तो क्या बन जाएगा,
उपनो, नाव के समीप। इसमें कौन सा समास है भाई? सब देख रहे हैं, अव्यय दिखाई दे रहा है, द्वितीय शब्द संज्ञा दिखाई दे रहा है, तो अव्यय बन जा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास जो होता है मित्रों, ये कहा जाता है 16 अर्थों में होता है। जैसे इसके लिए बताते हैं, अव्यय विभक्त समीप समृद्धि व्यद्य अर्था भावा संप्रत सब प्रादुर्भाव पश्चात यथा योग पर सदिश संपत साकल्यांत वचने सो। तो ये अपने आप में 16 अर्थों में अव्ययीभाव समास होता है। इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे सबको हो हम लोग जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लाया कि अधिहरि, देखिए अधिहरि शब्द जो बना हुआ है मित्रों, अधि क्योंकि आपका ये देखिए है, ये अव्यय है, और ये कहा जाता है कि हरि शब्द जो है ये विभक्ति अर्थ में है। अधिहरि में कौन सा समास है? ये अव्ययीभाव समास है। किस अर्थ में अधि लगा हुआ है? तो आप बता देते हैं कि ये विभक्ति अर्थ में लगा हुआ है। इसी तरह कहते हैं समीप अर्थ में, जैसे उपगंगम, उपगंगम। देखिए मित्रों ध्यान दीजिए, ये उपगंगम, गंगा के समीप, ये उप किस अर्थ में लगा है? ये समीप अर्थ में लगा है। उपगंगम पद में कौन सा समास है? तो ये अव्ययीभाव समास है। इसी तरह कहते हैं समृद्धि अर्थ में सुमद्रम, सुमद्रम, मध्य देशवासियों की समृद्धि। यहाँ पर ये जो सु लगा है ये किस अर्थ में है मित्रों? ये समृद्धि धनाढ्यता अर्थ में है। तो सुमद्रम में कौन सा समास है? तो ये अव्ययीभाव समास है। ये सु किस अर्थ में लगा है? तो ये समृद्धि अर्थ में लगा हुआ है। इसके बाद है वृद्धि अथवा नाश अर्थ में, कहते हैं जैसे दुर्यवनम, दुर्यवनम। अब यहाँ पर देखिए जो दुर लगा हुआ है, दुर है जो हम उपसर्ग देख रहे हैं, अव्यय देख रहे हैं, ये किस अर्थ में लगा है? ये नाश व दरिद्रता अर्थ में लगा है। इसलिए दुर्यौन में कौन सा समास है? ये अव्ययीभाव समास है। इसके बाद अभाव अर्थ में है, कहते हैं निर्मस्कम। कौन सा उदाहरण है? निर्मस्कम। आइए निर्मस्कम को देखते हैं। निर्मस्कम, मस्का नाम अभाव है, निर्मस्कम। यहाँ देखिए जो निर लगा है ये किस अर्थ में है? अभाव अर्थ में। इसी तरह मक्षिका नाम अभाव है, निर्मक्षिकम भी बन सकता है, निर्मक्षिकम। देखिए निर्मक्षिकम और निर्मस्कम में जो निर लगा हुआ है किस अर्थ में लगा है? ये अभाव अर्थ में लगा है मित्रों। और अभाव अर्थ में इन दोनों में कौन सा समास हुआ है? ये अव्ययीभाव समास हुआ है। इसके बाद है अत्यय अर्थ में, जैसे अति का मीनिंग, अत्यय माने होता है नाश अर्थ में, अतिहिमम, जैसे जाड़े का नाश हो, हिमम। अभी जाड़ा चरम पे है, लेकिन जैसे फरवरी मार्च आएगा तो ये जाड़े का नाश। अभी हम जानते हैं ये अति क्या अर्थ देता है? ये अत्यय अर्थ देता है जी मित्रों। और ये जाना भी जाता है कि अति क्या भला न बरसना, अति की भली न चूप, अति क्या भला न गर्जना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जते। जी मित्रों, तो ये अति किस अर्थ को दे रहा है? ये अत्यय अर्थ को दे रहा होता है। इसके बाद है असंप्रति अर्थ में अति निद्रा, अति निद्रा, निद्रा संप्रति न युज्यते। देखिए यहाँ भी अति है, ये किस अर्थ में दे रहा है? ये अति जो है वही मीनिंग ये उल्लंघन व बाहुल्य अर्थ में दे रहा है। अति निद्रम, कोई 5 बजे कहे कि हम सोएंगे, श्वास लगा है, तो अति निद्रम में कौन सा समास हो जाएगा? ये अव्ययीभाव समास होता है। इसके बाद कहते हैं मित्रों शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति हरि। देखिए इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश है, इति हरि। ये जो इति अव्यय लगा हुआ है ये किस अर्थ में है? प्रकाश अर्थ में। हर आदमी चाहता है कि हमारे नाम का इतना प्रकाश हो जाए, पूछिए मत, समझ रहे हैं, खूब प्रसिद्धि अर्जित हो जाए। तो यहाँ इत किस अर्थ में लगा है? ये प्रकाश व प्रसिद्धि कह लीजिए, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में लगा हुआ है। इसके बाद कहते हैं मित्रों पश्चात अनुविष्णु, और यही आया हुआ है कभी, अनुविष्णु, विष्णु के पीछे पीछे, विष्णु पश्चात अनुविष्णु। देखिए ये अन किस अर्थ को दे रहा है? ये पीछे 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 का अर्थ दे रहा है जी मित्रों। इसके बाद कहते हैं यथा। देखिए यथा के 4 अर्थ बताए जाते हैं। ये यथा से यदि पूछ लिया जाए, ऐसा भी पूछा गया है कि यथा के कितने अर्थ होते हैं, तो आप जानते रहिए यथा के कितने अर्थ होते हैं? ये 4 अर्थ होते हैं। योग्यता होता है, विप्सा होता है, और
अनति पदार्था अनतिक्रम होता है, अनतिक्रम होता है और सादृश्य होता है। देखिए ऐसा भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि अव्ययी भाव में यथा के कितने भेद होते हैं, तो ये 4 होते हैं, योग्यता, विवक्षा, अनुक्रम और सादृश्य। और ये योग्यता वाला ही आपकी परीक्षा में पूछा गया था। जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अनुरूपम में कौन सा समास है, तो योग्यता अर्थ में अव्ययी भाव समास है। यहाँ अनु किस अर्थ को दे रहा है, ये योग्यता, हाँ, यथा के योग्यता अर्थ को दे रहा है। जैसे हमारी आपकी लड़की यदि वेल मेंटेन पढ़ी लिखी हो तो लड़का भी योग्य होना चाहिए, योग्य वर के रूप में योग्य वर का चयन करना चाहिए। इसलिए अनुरूपम, रूपस्य योगम अनुरूपम। आपकी लड़की एकदम गोर हो, श्रृंगारवती हो, पढ़ी लिखी विदुषी हो, तो लड़का भी उसे एकदम स्मार्ट है, विद्वत गण खोजना चाहिए। ये मित्रों, विप्सा का मीनिंग क्या होता है, हकला हकला करके बोलना। जैसे कहते हैं शनैः शनैः मंदम मंदम, तो यहाँ पर है देते हैं प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, दिनम दिनम प्रतिदिनम। एक ही शब्द को 2 बार जब पीटा जाता है तो वो विवक्षा कहा जाता है। और अनतिक्रम का अर्थ है, कहते हैं यथा शक्ति, शक्ति के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। ये शक्ति आपको हो 5 किलो ही बोझा उठाने के है तो 5 किलो ही उठाइए, 10 किलो हो तो 10 किलो, शक्ति के अनुरूप। देखिए यहाँ प्रति किस अर्थ में लगा है, विवक्षा अर्थ में, और यहाँ यथा किस अर्थ में लगा है, ये पदार्थ अनतिक्रम अर्थ में। इसके बाद कहते हैं सहरी, हरे सादृश्यम सहरी, हरि के सदृश। सहरी में ये जो स है ये किस अर्थ को दे रहा है, ये सादृश्य अर्थ को दे रहा है, स है। यहाँ ये कहते हैं काल से व्यतिरिक्त अर्थ होने के कारण अव्ययी भाव चकाले सुर से ये सह का केवल स बच जाता है, ये इसका ह गायब हो गया है। जी मित्रों, तो सहरी में कौन सा समास है, ये सादृश्य अर्थ में ये अव्ययी भाव समास है। इसके बाद है मित्रों, ये कहते हैं आनुपूर्व, अर्थात आनुपूर्व का मीनिंग क्या होता है, ज्येष्ठ क्रम के अनुसार। जैसे भैया हो बड़े वाले, फिर मजिलके वाले, फिर आपकी बारी, फिर छोटे वाले भाई की बारी। ये कहते हैं यथाक्रम स्थितियां जब हो तो उसे क्या कहते हैं, आनुपूर्व कहते हैं। जैसे अनुज्येष्ठम, आपसे पूछा जाएगा अनुज्येष्ठम, ये ज्येष्ठ क्रम के अनुसार। ये अनु किस अर्थ को दे रहा है बताइए, ये आपका ये अनुपूर्व अर्थ दे रहा है, ज्येष्ठ क्रम वाला अर्थ दे रहा है। इसके बाद कहते हैं योगपद अर्थ है। कौन सा, योगपद मन होता है साथ साथ अर्थ हो। जैसे सचक्रम, सचक्रम, चकवा के साथ साथ। ये सह किस अर्थ को दे रहा है, ये योगपद अर्थात साथ साथ का अर्थ दे रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए सचक्रम में चकवा के साथ साथ, ये पूरी तीलियां, साइकिल की तीलियां चाहे अशोक चक्र की तीलियां, सब साथ साथ में बोधित हो रही हैं। तो योगपद का मीनिंग ही क्या होता है, साथ साथ। तो सचक्रम में कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। ये मित्रों किस अर्थ में, ये योगपद अर्थ में। इसके बाद कहते हैं सादृश्य अर्थ में पुनः एक बार अलग से भी गिनाया जाता है, सहरी, सहरी, हरे सादृश्यम सहरी। ये सादृश्य को पुनः एक बार अलग से भी गिनाया जाता है। और इसके बाद है संपत्ति अर्थ में, कहते हैं सछत्रम, सछत्रम, छत्र देशवासियों की संपत्ति। देखिए ये जो कुरुक्षेत्र वाले होते हैं उनको छत्र कहा जाता है, छत्रवासियों की संपत्ति। यहाँ स किस अर्थ को दे रहा है, ये संपत्ति अर्थ को द्योतित करा रहा है। इसके बाद है साकल्य। साकल्य का मीनिंग क्या होता है, संपूर्णता होता है मित्रों। जैसे उदाहरण देते हैं इसमें, ये संपूर्णता का देखे हैं, सह प्लस त्रिडम, हाँ सत्रिडम, सह प्लस त्रिडम क्या बनेगा, ये सत्रिडम बनता है, तिनके के सहित। जैसे हम लोग कमरा खाली करते हैं तो एक तिनका तक भी अपना वहाँ छोड़ते नहीं, यहाँ तक ये क्या कहते हैं, ये स्विच भी अपना लगाए होते हैं तो उसको भी खोद खोद के निकाल लेते हैं। सत्रिडम क्या छोड़ के आते हैं, उसमें केवल लुगदी लगदी पेपर आज छोड़ के आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, अपना एक तिनका भी नहीं छोड़ते हैं, संपूर्ण सब कुछ उठा लेते हैं। जी मित्रों, तो सत्रिडम में कौन सा अर्थ है, ये साकल व संपूर्णता अर्थ में ये अव्ययी भाव समास है। इसके बाद है अंत अर्थ।
साग्नि, अंत अर्थ में ये साग्नि। अग्निकांड पर्यंतम, जैसे शुरू से अंत तक की घटना का बयान यदि आप अपने आँखों देखा करते हैं तो वह अंत अर्थ में साग्नि वे कौन सा समास है, तो अंत अर्थ में ये अव्ययीभाव समास है। अंत माने पर्यंत जी मित्रों, तो ये रहा आपका अव्ययीभाव समास। इसके बाद है मित्रों कहते हैं तत्पुरुष समास के लिए कहा जाता है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा तत्पुरुष के दो भेद होते हैं। इसमें कहा जाता है तत्पुरुष के जो दो भेद होते हैं, तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष होता है मित्रों, ये व्यधिकरण का मतलब ही होता है कि ऊपर नीचे जो लगी हुई विभक्तियां होती हैं उसे व्यधिकरण कहा जाता है। अब व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। और समानाधिकरण का मतलब क्या होता है कि एकदम सेम विभक्तियां, दोनों के अधिकरण क्या हो, एकदम सेम हो, तो उसे क्या कहा जाता है, समानाधिकरण कहा जाता है मित्रों। और समानाधिकरण का ही दूसरा नाम क्या है, ये कर्मधारय है, जिसको एनसीईआरटी अलग से मानता है। और इसी का एक भेद है दिव्य, इसको भी एनसीईआरटी अलग से मानता है। तो अब आइए इनके 6 भेदों को देखते हैं और इन समानाधिकरण के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, ये द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक जो होता है ये व्यधिकरण है, तत्पुरुष के अंतर्गत जाना जाता है। अब व्यधिकरण के कितने भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। इसमें पर्टिकुलर गिनाया जाता है, ये शीत शब्द हो, अतीत शब्द हो, अतीत शब्द हो, पतित शब्द हो, गत शब्द हो, अत्यस्त शब्द हो, ये अत्यस्त शब्द हो, प्राप्त शब्द हो और आपन्न शब्द हो। ये पर्टिकुलर ये सारे शब्द किसी भी शब्द विशेष में दिख जाएं तो वहाँ पर हम आप क्या कहेंगे, ये द्वितीय तत्पुरुष ही है। जैसे कृष्ण श्रितः, देखिए कृष्ण श्रितः, तो यहाँ पर श्रित दिख रहा है तो इसका मतलब ये द्वितीय तत्पुरुष का ही है। पर्टिकुलर ये शब्द विशेष आप याद रखिए, श्रित हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो, प्राप्त हो, आपन्न शब्द दिख जाए तो वहाँ पर हमें आपको द्वितीय तत्पुरुष ही कहना है। जैसे कि कृष्ण श्रितः, अग्नि पतितः, अग्नि में पतितः, अग्नि पतितः, देख रहे हैं पतित, तो द्वितीय तत्पुरुष। कहते हैं दुखम अतीतः, दुखातीतः, दुखातीतः, दुख से अतीत हुआ, पार हुआ, अतीत देख रहे हैं, कौन सा समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष। कहते हैं प्रलयम गतः, प्रलय गतः, कष्टपूर्वक गया हुआ, प्रलय गतः में कौन सा समास है, ये द्वितीय तत्पुरुष। मेघम अत्यस्य, मेघात्यस्य, मेघात्यस्य, मेघ के उस पार गया हुआ। और जीवनम प्राप्त, जीवन प्राप्त, जो कैच छूटता है आप वह कैच प्राप्त कर लेते हैं, तो लोग नहीं प्राप्त करते हैं तो कहते हैं जीवन प्राप्त हुआ, ये जीवन प्राप्त है, जीवन प्राप्त है। कष्टम आपन्न, कष्टापन्न, कष्टापन्न। तो देखिए पर्टिकुलर ये शब्द विशेष याद रखिएगा, इन शब्दों का योग होगा तो आपको द्वितीय तत्पुरुष ही बताना है। इसके बाद तृतीय के लिए कहा जाता है मित्रों कि जब प्रथम पद क्या हो, तृतीय विभक्ति में हो अथवा कर्ण कारक में हो तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होता है। जैसे उदाहरण देते हैं हरिणा त्रातः, हरि त्रातः, हरि से रक्षित, हरिणा क्योंकि तृतीयांश से विग्रह होगा, अत्रातः तय से ता प्रत्यय है, दूसरा शब्द क्या हो, कृदंत हो, तो उसे क्या कहते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत जानते हैं। इसी तरह कहते हैं नखई भिन्न, नख भिन्न, नख से भेदित, नखई भिन्न इति नख भिन्न है, नख भिन्न में कौन सा समास होगा, नख भिन्न में ये तृतीय तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह सरौते से खंड खंड किया जाता है, सुपाड़ी, संकुलिया खंड, संकुला खंड, तो इसमें कौन सा समास है, ये संकुला खंड, यहाँ पर ये तृतीय तत्पुरुष समास है। इसमें भी कुछ शब्द गिनाते हैं तृतीय तत्पुरुष में कि पूर्व हो, सदृश हो, सम हो, कला हो, निपुण है, इनके साथ भी योग किया जाए तो भी क्या होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए मासेन पूर्व, मासेन पूर्व, देख रहे हैं, तो यदि इसको है बनाना चाहे मासेन पूर्व है, मास पूर्व, पूर्व शब्द हो, सदिश शब्द हो तो मात्रा सदिश, विग्रह कर देते हैं, मात्रा सदिश इति मातृ सदिश, मम्मी के सदिश मौसी। पित्रा समः, पितृ समः, पिता के समान कौन, पित्रा समः इति पितृ समः, पितृ समः, पिता के समान कौन, मौसा। वाचा कलह, वाचा कलह इति वाक कलह,
वाक कला, वाणी से कला, वाचा युद्धम, वाक युद्ध है। समझ गए? तो ये शब्द विशेष पूर्व हो, सदिश हो, सम हो, कला हो, निपुण हो, इन शब्दों का योग होगा तो भी आपको क्या कहना है? ये तृतीय तत्पुरुष समास ही कहना है। जी मित्रों, इसके बाद कहते हैं चतुर्थी विभक्ति में, कहते हैं प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में आवे अथवा कुछ शब्द विशेष इसमें भी गिनाए गए हैं कि इनके योग में आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास ही कहना है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है युपाय दारू इति यूप दारू, यूप दारू, खम्भे के लिए लकड़ी। कुंभाय मृतिका, कुंभाय मृतिका इति कुंभ मृतिका, घड़े के लिए मिट्टी। भूतोभ्यो बलि, भूत बलि, ये कभी पूछा भी गया है। भूतोभ्यो बलि टेट में ही पूछा गया है। भूतोभ्यो बलि इति भूत बलि, जो पूर्वजों को चियारी में दिया नहीं जाता उपहार, पितृ समदिनी आज को जो दिया जाता है, ये वही है भूत बलि, पूर्वजों के लिए उपहार। और गोभ्यो रक्षितम, गोरक्षितम, गोभ्यो रक्षितम इति गोरक्षितम, गोरक्षितम, ऐसे बनाएंगे। गोभ्यो सुखम, गो सुखम, ब्राह्मणा हितम, ब्राह्मण सुखम। और इसमें है दो शब्द और जानते रहिएगा। जैसे कहते हैं, ये एक शब्द है, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जान लीजिए। जैसे ये कहते हैं ये शब्दावली विशेष इसमें बताते हैं कि इन शब्द का योग हो। जैसे द्विजाय अयमित द्विजार्थ, ऐसा भी पूछा जाता है। द्विजार्थ पद में कौन सा समास है, द्विजार्था पद में कौन सा समास है, और द्विजार्थम पद में कौन सा समास है। तो देखिए ये पर्टिकुलर द्विजार्थम, ये पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग का। द्विजार्थ है सूप, द्विजार्था यवागो, और द्विजार्थम किम, ये नपुंसक लिंग के लिए पय, ये ब्राह्मण के लिए सूप, और स्त्री के लिए है जव, और नपुंसक लिंग के लिए पय दूध। तो द्विजार्था द्विजार्थम, ऐसा द्विजार्थ द्विजार्था द्विजार्थम पूछा जाएगा तो आपको चतुर्थी तत्पुरुष ही बताना है, क्योंकि इसको हर आदमी नहीं जानता है। इसके बाद पंचमी के लिए कहा जाता है भय भीत और भीत शब्द का योग हो पंचम्यन शब्द के साथ, वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे ये 68,500 में पूछा गया था सुपर टेट में, चौरात भयम, चौरात भयम, चौरात भयम इति किम, चौर भयम, ऐसा आया था कि चोर भयम में कौन सा समास है। तो आपका जवाब हो कि चौर भयम में पंचमी तत्पुरुष है। सर्पात भयम, सर्प भयम, ब्रिकात भीति, ब्रिक भीति, ब्रिक भीति, सर्पात भयम, सर्प भीति, ऐसो भी, ऐसो भी, ऐसो भी। तो कहने का भाव ये है, यदि ये भी शब्द दिखाई देते हो तब आंख मूंद करके लगा दीजिए पंचमी तत्पुरुष समास। इसके बाद षष्ठी के लिए कहते हैं जब प्रथम पद है षष्ट्यंत या त्रिच और अक के साथ योग दिखाया जाता हो तो वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे कहते हैं घटस्य कर्ता, घटस्य कर्ता में के त्रिच प्रत्यय है, घट कर्ता, प्रत्येक घट के कर्ता होते हैं। देख रहे हैं, कहते हैं घटस्य कर्ता, घट कर्ता, प्रत्येक घट के कोई न कोई क्या होते हैं, ये कर्ता होते हैं। राज्ञः पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुष, राजा के लिए पुरुष। यहाँ पर कौन सा समास है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद कहते हैं मित्रों सप्तमी तत्पुरुष में भी पर्टिकुलर शब्द गिनाए गए हैं। सौंड हो, धूर्त हो, कितव हो, पट हो, पंडित हो, इनके योग में ये सप्तमी तत्पुरुष होता है। जैसे कहते हैं अक्षय सौंड, अक्षय सौंड, पासा खेलने में चतुर, प्रेमनी धूर्त, प्रेम धूर्ता, प्रेम में धूर्त, ठगहार, धूते कितवह, धूत कितवह, जुआ खेलने में सठी, जब तक हार नहीं जाएंगे, जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक उठेंगे नहीं। कार्य कुशलः, कार्य कुशलः, कार्य में कुशल, कार्य कुशल। युद्ध में प्रवीण, युद्धे प्रवीणः, युद्ध प्रवीणः। तो कहने का भाव ये है युद्ध प्रवीण।
तो यहाँ भी देखिए, चाहे कुशल शब्द हो, चाहे प्रवीण शब्द हो, चाहे कितव हो, चाहे धूर्त हो, चाहे साउंड हो, जब ऐसा दिखाया जाएगा तो आपको क्या बताना है, ये सप्तमी तत्पुरुष समास होते हैं। इसके बाद आता है समानाधिकरण। तो समानाधिकरण में ये होता है जब दोनों पदों के अधिकरण एक समान होते हैं तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, कर्मधारय समास है। और इसमें पहला जो देते हैं विशेषण, विशेषण और विशेष कर्मधारय समास अथवा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास भी कहा जाता है। इसमें उदाहरण आता है, कहते हैं जैसे रक्तम कमलम, रक्त कमलम। देखिए रक्त कमलम, रक्त पद क्या है, ये विशेषण है, अकमल क्या है, विशेष है। और ये आपके इसमें जो सुपरटेट हुआ, जो 69,000 में ये पूछा गया था, नीलोत्पलम आया हुआ था सुपरटेट में, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, यही समास है, कर्मधारय विशेषण विशेष कर्मधारय, क्योंकि नील पद क्या है, विशेषण है, और उत्पल क्या है, विशेष है। और कहते हैं कृष्ण सर्पहित, कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प। देखिए ये सर्प क्या है, ये विशेष है, कृष्ण क्या है, ये अपने आप में विशेषण है। तो विशेषण पद है यहाँ पर पहले प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसको विशेषण पूर्व पद कर्मधारय भी कहा जा सकता है। इसके बाद दूसरा आता है मित्रों, कहते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा कौन सा होता है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। ध्यान दीजिए, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास ये कहा जाता है, कहते हैं जो दूर होता है उसे उपमान कहते हैं, जो पास होता है उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु पदार्थ से जिस वस्तु पदार्थ की उपमा प्रकट की जाती हो और उसका यदि पूर्व में प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे घन इव श्याम, घन इव श्याम, घन श्याम। देखिए घन श्याम, तो घन तो देखिए दूर है ना, बादल दूर है ना, उपमान है, और श्याम भैया करीब है, उपमेय है। इसी तरह कहते हैं चंद्र इव आह्लादक, चंद्र इव, चंद्र इव आह्लादक। तो देखिए क्या बन जाएगा बताइए, ये आह्लादक है, बन जाएगा चंद्राह्लादक, चंद्राह्लादक, जो आह्लादित होता हो। देखिए चंद्रमा दूर है ना, इसलिए उपमान है, और उपमान पद का पहले प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। यही उपमान इधर पलट देंगे तब क्या हो जाएगा, उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कहते हैं तीसरा उपमान उत्तर पद, उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण देते हैं पुरुषः व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र। देखिए बाघ तो दूर होता है, जंगल में होता है, पुरुष करीब में है, और उपमान पद को उत्तर में ढकेल दिए, क्या हो गया, उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। इसी तरह मुखम कमलम इव मुख कमलम, ये आ रहा है मुख कमलम। देखिए मुख तो करीब में है, और कमल क्या है, सरोवर में होता है, और ये उपमान पद है, उत्तर में ढकेल दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। इसके बाद है, कहते हैं मित्रों ये विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे ये कहते हैं पूर्व और उत्तर दोनों पद यदि विशेषण होंगे उसे क्या कहा जाएगा, ये विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण उभय पद कर्मधारय, विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण देते हैं, दोनों पद क्या होने चाहिए, विशेषण होने चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप कृष्ण और श्वेत का समूह, कृष्णस्य, ये च शब्द के कारण लोग भटकिया जाते हैं, कृष्णस्य श्वेतस्य, कृष्ण श्वेत, काला और सफेद दोनों जब एज विशेषण है तब इसको विशेषण उभय पद ही कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं स्नातस्य अवलेप्तस्य, स्नातस्य स्नान लगाना और अवलेपन करना, अनुलिप्तस्य, अनुलिप्तस्य क्या बन जाएगा, स्नाता अनुलिप्ता।
स्नान करना और अवलेपन करना। जब दोनों विशेषण होंगे मित्रों तब आप क्या कहेंगे? विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। अब प्रश्न आता है, इसी का एक भेद द्विगु समास है। द्विगु समास में ये कहा जाता है, द्विगु समास में क्या होता है? ये प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? ये संज्ञावाची होता है तथा समूह का बोध कराते हैं और नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। जैसे कहते हैं पंचानाम ग्रामाणाम समाहार है पंचग्रामम। पंचग्रामम, पंचग्रामम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम। पंचपात्रम कौन सा समास है? द्विगु समास है। चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम। चतुर्युगम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है त्रिभुवनम। त्रिभुवनम कौन सा समास है? द्विगु समास है। संख्या का यदि संज्ञा के साथ योग होगा तो वहां पर यह द्विगु समास हो जाता है। कहते हैं त्रिलोकी, यहां भी द्विगु समास है। और यदि पंचवटी, त्रिलोकी, पंचवटी और मूली, पंचमूली, सब में क्या है? क्योंकि ये यहाँ पर जहाँ इकार आ जाता है एक सूत्र लग जाता है दिगोंगे सूत्र से, ये द्विगु समास ही होते हैं। मित्रों इसमें ध्यान दीजिएगा, एक नदीभीष्ट सूत्र आता है, ये अव्ययी भाव समास करा देता है। क्यों? ये सूत्र ये कहने लगता है कि यदि संख्या हो पहले और दूसरा शब्द नदीवाची शब्द हो तब वहां पर नदीभीष्ट सूत्र से क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यदि नदी के साथ योग कराया जाएगा तब वहां द्विगु समास नहीं होगा। जैसे कहते हैं ये पंच गोदावरीम, तब यहां पर ये द्विगु समास नहीं होगा, तब यहां पर ये अव्ययी भाव समास माना जाएगा। जैसे द्वियमुनम, द्वियमुनम यहां पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और कहते हैं द्वियमुनम पंचगोदावरीम, और ये संख्या के साथ और किसी को मिलाना चाहते हैं, 5 गंगाओं का समूह करेंगे तो पंचगंगम, पंचगंगम 5 गंगाओं का समूह करेंगे, उपगंगम करेंगे तो अव्ययी भाव तो है, ये है, जानते ही हैं। लेकिन ये संख्या का यदि ही नदी के साथ योग किया जाएगा तो नदीभीष्ट सूत्र से क्या होता है? ये अव्ययी भाव समास होता है, तब यहाँ पर द्विगु समास नहीं कहेंगे। इसके बाद आता है मित्रों ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कहा जाता है चार्थे द्वंद्व। जब 2 या 2 से अधिक पद रखे जाते हों और च शब्द से अन्वित होते हों तो वहाँ पर क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, और एक शेष द्वंद्व, और तीसरा है समाहार द्वंद्व। 3 द्वंद्व होते हैं। अगर पूछ लिया जाए इतरेतर का मीनिंग ही क्या होता है? इधर से इधर इतरेतर। जब दोनों पद विशेष हमें आपको दिखते रहेंगे तो वहाँ पर है इतरेतर होगा। जब केवल एक पद दिखेगा तो एक शेष होगा, और जहाँ समूह का बोध कराया जाएगा अन्यत्र नपुंसक लिंग में होगा तब वो समाहार के अंतर्गत जाना जाएगा। अच्छा शब्द से ये अपने आप में तीनों अन्वित होते हैं। उदाहरण देखते हैं इतरेतर द्वंद्व का। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व जहां पर दोनों पद क्या होते हैं? अपना प्रधानत्व व्यक्तित्व रखते हो, अच्छा शब्द से अन्वित हो तो उसे क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता च पिता च माता पितरौ, माता पितरौ। देखिए दोनों पद हमें आपको दिखाई देंगे तो आंख मूंद करके आप इतरेतर लगाइए। जैसे शिवश्च केशवश्च शिव केशव, शिव केशव कौन सा समास है? ये इतरेतर है। हरिश्च हरश्च हरिहरौ, हरिहरौ। जब दोनों पद दिख रहे हैं इसका मतलब
ये इतरेतर द्वंद्व समास है। रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणौ, कौन सा समास है मित्रों? इतरेतर द्वंद्व। रामस्य शिवस्य हो गया, नहीं, शिवस्य केशवस्य, हाँ शिव केशव, हरिश्य हरस्य हरियो, रामस्य श्यामस्य राम श्यामव। देखिए मित्रों, हमें आपको दोनों पद दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों जब दिखाई देंगे तो आंख मूंद करके आप इतरेतर लगा दीजिए। इसके बाद कहते हैं एक शेष द्वंद्व की जो अपनी परिभाषा होती है, विग्रह करेंगे तब माता च पिता च माता पितरो, शिवस्य केशवस्य शिव केशवो, हरिश्च हरस्य हरिहरो, रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणो, रामस्य श्यामस्य राम श्यामो। जब एक शेष की बात आएगी तो विग्रह अपने आप में सब यही रहते हैं, केवल सिस्टम है इतना बदल जाता है बस। ये इनको हटाइए, इनको हटाइए। अपने आप में ये आपका किसका बन गया? जब केवल समझ रहे हैं, एक शेष की बात आवे, एक शेष द्वंद्व की बात आवे, तो जब दो या दो से अधिक पद रखे जाते हैं उसमें केवल एक शेष बचता हो तो उसे क्या कहेंगे? एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि देखिए पितरौ, अब मम्मी इसमें नहीं है, क्या है, लेकिन मम्मी अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ छिपी हुई है, हमें केवल पितरौ दिख रहा है, केवल औ से ये ज्ञातित हो रहा है कि नहीं मम्मी भी है। केशवौ हरौ लक्ष्मणौ श्यामौ, तो जब हमें केवल सामने आंखों के सामने एक पद दिखेगा और दो वचन में होगा तो उसे क्या कहेंगे? एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद आता है मित्रों समाहार द्वंद्व समास की बारी आती है। समाहार द्वंद्व समास उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद आवे और एक समूह का बोध कराते हो तथा च शब्द से अन्वित होते हैं, और कहते हैं ये नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाणी च पादौ च पाणिपादम, बहुत ही स्टैंडर्ड, पाणी च पादौ च किम पाणिपादम, पाणिपादम, हाथ और पैर का समूह। अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम, सांप और नेवले का समूह। देख रहे हैं, जनवरी नकुलम, अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम, पाणी च पादौ च पाणिपादम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो समाहार द्वंद्व समास ही बताना है। इसके बाद कहते हैं आहारस्य भयस्य निद्रा च, आहार निद्रा भयम, आहार निद्रा भयम। कौन सा समास हो रहा है? ये समाहार द्वंद्व समास हो रहा है जी मित्रों। इसी तरह कहते हैं युका च लिक्षा च युका लिक्षम, युका लिक्षम, जुआ और किलनियों का समूह। मथुरा च पाटलिपुत्रस्य मथुरा पाटलिपुत्रम, मथुरा पाटलिपुत्रम। कौन सा समास है मित्रों? ये सब में समाहार द्वंद्व समास है। इसके बाद कहते हैं मित्रों अब आपका आता है बहुव्रीहि की चर्चा उठती है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास की जो अपनी समरी है, कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद रखे जाते हों और ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद के विशेषण बनते हों अर्थात अन्य पद प्रधान होते हों तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि शब्द का जो यौगिक अर्थ है वो है आपका बहुव्रीहि धान्यम यस्य अस्ति सह बहुव्रीहि, अर्थात जिसके पास बहुत चावल हो, अर्थात जिसके पास बहुत धन धान रुपया पैसा हो, ऐसा कोई व्यक्ति तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जी मित्रों बता ले जाएंगे। बहुव्रीहि समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि और दूसरा होता है
व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि। मित्रों ध्यान दीजिए, क्योंकि समानाधिकरण व्यधिकरण है, हम लोग तत्पुरुष में भी पढ़ के आए हैं, और यहाँ निष्ठ शब्द को जोड़ लिया जाएगा। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि, व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि, और दूसरा होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि। आपसे पूछा जाएगा कि बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका क्या जवाब आएगा? 2 भेद होते हैं सर जी। एक होता है व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि और दूसरा होता है समानाधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि। मित्रों जैसा कि नाम से ही क्लियर है, व्यधिकरण का मतलब क्या समझते हैं? ये ऊपर नीचे होते हैं, अर्थात जब ऊपर नीचे वाली विभक्तियां दिखती हों, सेम विभक्तियों में न दिखता हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनिष्ट पद से विग्रह किया जाए तो अपने आप में है यस शब्द को जोड़ते हुए तो वहां पर व्यधिकरण हो जाएंगे। और समानाधिकरण में क्या होता है? जब दोनों की सेम विभक्तियां होती हों तब उसे समानाधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि व्यधिकरण के हैं कितने भेद होते हैं, समानाधिकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्यधिकरण के भेदों की चर्चा नहीं होती है। व्यधिकरण के भेद क्योंकि तत्पुरुष में हमको देखने को मिला कि व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, और यहाँ क्या होता है? समानाधिकरण के 6 भेद होते हैं, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। तो अब आइए हम लोग व्यधिकरण निष्ठ के बारे में और विस्तृत तरीके से जाने। जी मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कि व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि समास का परिभाषा दीजिए, तो व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि समास की जो अपनी परिभाषा होती है यही आपको देना है कि जब दोनों की सेम विभक्तियां न होती हों, अर्थात जब ऊपर नीचे होती हों, यदि एक पद प्रथमांत आता है तो दूसरा पद षष्ट्यंत व सप्तम्यंत होना चाहिए, तब वहां पर क्या होता है? व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि होता है। जैसे उदाहरण देते हैं मित्रों, ये चंद्रशेखर, क्या देते हैं? चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य स चंद्रशेखर कह ये शिव। देखिए चंद्र जब विग्रह करेंगे तो चंद्र प्रथमांत होता है, शेखरे सप्तम्यंत होता है। तो चंद्रशेखरे यस्य सेम विभक्तियां नहीं हो रही हैं, इसलिए यह चंद्रशेखर में कौन सा समास कहा जाएगा? व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि। इसी तरह कहते हैं, हाँ अगला उदाहरण बनाएंगे, चक्रम पाणो यस्य चक्रपाणि, कौन? विष्णु, चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य स चक्रपाणि कह विष्णु। तो देखिए चक्रम पाणव, चक्रम ये प्रथमांत और पाणव सप्तम्यंत, ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये व्यधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि का उदाहरण है। इसी तरह चंद्रशकांति उस चंद्रकांति, चंद्रकांति, चंद्रमा है कांति पर जिसके ऐसे कौन? भगवान शिव है। चंद्रशकांति, कांति है प्रथमांत है, तो ऊपर नीचे की बातें आ रही हैं, इसलिए इसको व्यधिकरण के अंतर्गत जाना जाता है। जी मित्रों, इसमें यही चंद्रशेखर चक्रपाणि यही आएगा आपके परीक्षा में। इसके बाद है समानाधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि। समानाधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं समानाधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि। जब दोनों पदों के अधिकरण एक समान होते हों, अर्थात समान विभक्तियां होती हों, ऊपर नीचे न होती हों, तो उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण निष्ठ बहुव्रीहि समास कहते हैं। और इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। जी मित्रों, तो देखिए कहा जाता है द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है प्राप्तम उत्कम यम सह प्राप्तोदकः, प्राप्तोदकः ग्राम। देखिए तीसरा पद प्रधान हो रहा है गांव, गांव एक क्या है? विशेष पद है, और ये क्या है? विशेषण पद है। प्राप्तम उत्कम यम स, प्राप्त हो गया है जल जिसको, ऐसा कोई गांव। देख रहे हैं, तो यम से विग्रह किया जा रहा है प्राप्तम उदकम यम, तो ये द्वितीय का है। जी मित्रों, इसके बाद है तृतीय निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि, जितानि इंद्रियानि येन सह जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का पुरुष कह दीजिए, किसी का नाम क्यों उठाया जाए? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय स्थापित कर ली हो, ऐसा कौन? जितेंद्रिय पुरुष। जी मित्रों, इसके बाद है चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है, कहते हैं उपहृत पशु यस्मै सह उपहृत पशु, उपहृत
पशु। कह रुद्रः, ऐसा पशु जो बल्यर्थ लाया गया हो, बलि के लिए लाया गया हो। तो देखिए किसके लिए? भगवान शिव के लिए। इसलिए इसमें कौन सा समास हो रहा है? ये चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि। इसके बाद है मित्रों पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि। पंचमी, आइए पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि, इसके लिए कहते हैं निर्गतम धनम यस्मात् सह निर्धनः। निर्धनः कः पुरुषः, धन जिससे निकल गया हो ऐसा कोई पुरुष। पंचमी का एक उदाहरण और है, निर्गतम बलम यस्मात् सह निर्बलः। निर्बलः, जिससे बल निकल गया हो, क्षीण हो गया हो ऐसा कोई पुरुष, जिससे बल एकदम पूर्ण रूप से निकल गया हो। इसके बाद है मित्रों षष्ठी निष्ठ है समानाधिकरण है बहुव्रीहि, और इसमें पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरम। देखिए पीतम अंबरम यस्य पीतांबरः, पीतांबरः कः हरि। जब पीतांबरः करेंगे तो हरि के लिए जाएगा तो यह बहुव्रीहि में हो जाएगा। जब पीतांबरम मकार लगा देंगे तो वह कर्मधारय हो जाएगा। इसको जानते रहिएगा। विसर्ग लगाएं तो चला गया, इसका मतलब तीसरा अर्थ हो रहा है। इसमें और उदाहरण है, कहते हैं वामोरु भार्या यस्य सह वामोरु भार्या है। वामोरु भार्या है कह पुरुषः, मोटी जंघा है जिसकी, ऐसी मोटी जंघा वाली दुल्ही का कोई पति। जी मित्रों इसमें और है रूपवती भार्या यस्य रूपवत भार्या है। रूपवत भार्या है, सुंदर दुल्ही है जिसकी, ऐसी सुंदर दुल्ही वाला कोई पुरुष। और है चित्रा गाओ यस्य सह चित्रगो। चित्रगो कह पुरुष है, चितकबरी गाय है जिसके पास, ऐसा चितकबरी गाय वाला कोई पुरुष। ये रहा आपके षष्ठी के कई उदाहरण। इसके बाद कहते हैं सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि। सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि। सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि, और इसका एग्जाम्पल है वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीर पुरुषः। वीर पुरुषः कह मित्रों, वीर पुरुषः ग्रामः। वीर पुरुष है जिसमें ऐसा कोई गांव जहां पर केवल वीर पुरुष ही दिखाई देते हों। आपसे पूछा जाएगा, ये यूपी का एक गांव है गहमर गांव, जहां पर ये वीर पुरुष ही होते हैं, 60 फुटा जवान होते हैं, और वहाँ के लिए स्पेशल फोर्स की भर्तियाँ आती हैं। जी मित्रों तो वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीर पुरुषः ग्रामः है। तो ये रहा आपका बहुव्रीहि समास, और समास प्रकरण का ये अपना एक समरी वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट किया। और आप जो है ये वीडियो अच्छे लगते हैं अथवा हम लोग जिस भाव विशेष से मैं आपके सामने इस वीडियो को एक समरी के माध्यम में पूरा समास बताने का प्रयास किया हूँ, इतना ही यदि आप तैयार रखेंगे तो हम तो कहते हैं कि समास में एकदम सिद्धस्त हो जाएंगे। और आपका प्रश्न ये चाहे सुपर टेट का हो 10 नंबर भी आपके हाथ में आ जाएगा, और टेट का भी 30 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। इसको बारंबार आप इसको देखते रहेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। और एक बात यह भी है, ये हम लोग सुपर टेट के लिए डेमो क्लास दे रहे थे मित्रों, और डेमो में पूरी समरी समास का आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। और ये हम लोग पेड बैच अनाउंस कर दिए हैं सुपर टेट का 15 तारीख से, और टेट का भी वीडियो हमारे चैनल पे है, विद्यमान है, प्राप्त है। आप उसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके लिए यदि आप विशेष जानकारियां जानना चाहते हैं तो ये आपके पास ये मोबाइल नंबर दे देता हूं, जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं विशेष जानकारियां तो आपको मिल जाएंगी। जैसे कहते हैं 949550 और 696191 एक नंबर ये है। दूसरा नंबर है 7002
7734 और 525 इन दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जी मित्रों, और इसी बिंदु विशेष के साथ यहाँ पर इसको विराम लेते हैं। ठीक है मित्रों, इति श्री नमस्कार है।